आईपीसी के क्षेत्राधिकार के इस टॉपिक के पार्ट 3 में पुनः आपका स्वागत है। पार्ट फर्स्ट में हमने आंतरिक क्षेत्राधिकार के बारे में अध्ययन किया था, यानी भारत के भीतर आईपीसी कैसे लागू होती है, और पार्ट 2 में हमें एक्सटर्नल जुरिडिक्शन बाह्य क्षेत्राधिकार के बारे में धारा 3 और 4 का अध्ययन किया था। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि आंतरिक क्षेत्राधिकार धारा 2 में और बाह्य क्षेत्राधिकार धारा 3 और 4 में बताया गया है। इसके केस लॉज, कोर्ट के क्या मामले आए हैं जो आपको एग्जाम में लिखने हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला केस लेते हैं, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। मुबारक अली बनाम बम्बई राज्य, ये इंपॉर्टेंट केस है। इस केस के फैक्ट क्या थे कि जो एक्यूज था वो कराची पाकिस्तान में रहता था। तो एक्यूज कहाँ बैठा था? कराची पाकिस्तान में। और उसका एक एजेंट था, व्यापार करने के उद्देश्य से उसका एक एजेंट था। वो एजेंट कहाँ बैठा था? बॉम्बे में। बम्बई में वो एक एजेंट बैठा था। तो उसने कराची पाकिस्तान से मिथ्या वेपरेशन करके, झूठ बोल करके, और उस एजेंट को उकसाया कि वो एक्स व्यक्ति से कोई धन ले ले, और एजेंट ने ऐसा ही कार्य किया और उस एक्स व्यक्ति से उत्प्रेरित करके धन ले लिया गया। जब ये मामला चला तो न्यायालय ने इसमें एक्यूज जो कराची में बैठा था उसको अपराध के लिए, दुष्प्रेरण के लिए दोषी माना गया था। क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के साथ में प्रत्यर्पण की संधि हो रखी थी और प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 लागू होगा। यानी जो एक्यूज कराची में बैठा था उसने भारत में एजेंट को क्या किया? आईपीसी की धारा 107 के तहत दुष्प्रेरित किया, और उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप एजेंट ने अपराध किया, तो वो दोषी है। अपराध कहाँ हुआ? दुष्प्रेरण का अपराध भारत के बाहर, लेकिन लागू कहाँ हुआ? उसका रिजल्ट कहाँ आया? इंडिया में। तो वो दोषी माना गया। दूसरा केस आता है, इंपॉर्टेंट केस है, मेयर हैंस जॉर्ज वर्सेज स्टेट 1965। मेयर हैंस जॉर्ज वर्सेज स्टेट। इस केस के फैक्ट क्या थे कि जो एक्यूज था वो जर्मन का नागरिक था। यानी एक्यूज कहाँ का था? जर्मनी का था, और जर्मनी से यात्रा करके वो मनीला जा रहा था। तो विमान भी कहाँ का? जर्मनी का। सॉरी, एक्यूज जर्मनी का था, और जो प्लेन था वो था स्विट्जरलैंड का, और यात्रा कर रहा था जर्मनी से मनीला। तो यहाँ एक्यूज कहाँ का हो गया? जर्मनी का। और जो विमान था उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ था? एयरक्राफ्ट का स्विट्जरलैंड में। विमान भी स्विट्जरलैंड का, एक्यूज भी जर्मन का। लेकिन इंडिया में यात्रा करते समय वो जैसे ही भारत में उन्होंने लैंड किया, चाहे फ्यूल के लिए या किसी कारण से लैंड किया, तो भारत राज्य क्षेत्र हो गया। चाहे विदेशी व्यक्ति भारत राज्य क्षेत्र में आता है, चाहे विदेशी एयरक्राफ्ट भारत राज्य क्षेत्र में आता है, तो वो दोषी है। तो वहां पर उसे फेरा एक्ट 1947, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947, फॉरेन जो ये फेरा एक्ट बना हुआ है, इसके तहत दोषी माना गया था। वहां पर कितनी विदेशी मुद्रा लाए हो इस एक्ट के तहत बताना पड़ता है, तो उसने उसका उल्लंघन किया, दोषी माना। यानी एक्यूज जर्मन का था, विमान स्विट्जरलैंड का था, लेकिन जैसे ही भारत में उन्होंने लैंड किया तो भारत में आईपीसी लागू हो गई है और वो फेरा एक्ट के तहत दोषी माना गया। नेक्स्ट केस आता है पिरतई केस, पिरतई मामला, पिरतई का मामला। इस केस पर आर देश के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, ऑब्जेक्टिव मेन एग्जाम में, इस पर प्रॉब्लम बना करके। इस केस के फैक्ट ये थे कि कोई व्यक्ति है, जैसे ये ए है, ये भी क्या है? विदेशी है ना, और बी है जो प्लेस है वो भी क्या है? विदेशी है। तो ए ने, जो एक विदेशी था, भारतीय नागरिक नहीं था, और बी स्थान पर जो विदेशी था वहां पर किसी सी को अपराध करने के लिए उकसाया।
तो ए ने अपराध का दुष्प्रेरण कहाँ किया? विदेश की धरती पर, और उसने आगे अपराध किया गया वो इंडिया में हुआ। तो यहाँ पर जो ए व्यक्ति था ये दुष्प्रेरण के लिए दोषी नहीं है। एक सामान्य एग्जाम्पल लेते हैं अपन ताकि समझ में आ जाए। उस आदेश में क्या आई थी कि ए, मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए ए अमेरिका का नागरिक है, इसने बी जो इंग्लैंड में है उसको उकसाया कि भारत में अपराध करो। बी ने आगे सी को इंडिया में अपराध करने के लिए कहा और सी ने अपराध किया। अब ये क्वेश्चन था आदेश में कि ए दुष्प्रेरण के लिए, अबेटमेंट के लिए दोषी है या नहीं है? तो ए अबेटमेंट के लिए दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि ए ने दुष्प्रेरण तो बी को किया, ये दोनों ही क्या थे? विदेशी थे, तो भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होगी। और बी ने दुष्प्रेरण सी को किया जो इंडिया में अपराध हुआ, तो यहां बी तो दोषी है दुष्प्रेरण के लिए, लेकिन ए दोषी नहीं है। ये प्रत्यय का मामला था जो आरजेएस में प्रॉब्लम आई थी, तो ए यहां पर दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी नहीं है। तो ये कुछ मुख्य केस लो है जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, भारतीय दंड संहिता का क्षेत्राधिकार का तात्पर्य ये किन अपराधों पर लागू होती है? जो अपराध किए किस व्यक्तियों के द्वारा किए गए या किस क्षेत्र पर किए गए, क्या वो भारत के भीतर है या भारत के बाहर है, उससे संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो क्षेत्राधिकार है। तो धारा 2 में आंतरिक क्षेत्राधिकार और धारा 3 और 4 में बाह्य क्षेत्राधिकार। और इसके आईपीसी कहां पर लागू नहीं होती है? तो सेक्शन 5 आईपीसी की धारा 5, धारा 5 में यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय दंड संहिता वहां पर लागू नहीं होती है। कहां पर लागू नहीं होती है? पहला, कोई भारत की तीनों सेनाएं हैं, नौसेना, थल सेना और वायुसेना, जो तीनों ही आर्मी है, उसके कोई भी सैनिक है या ऑफिसर है या भारत सरकार के कोई भी ऑफिसर है, उन्होंने सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया है और उस विद्रोह को दबाने के लिए कोई विधि बनी हुई है, तो वहां पर वो लागू होगी, आईपीसी लागू नहीं होगी। तो तीनों सेना के लिए तीनों के अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, वो एक्ट लागू होते हैं, आईपीसी लागू नहीं होती है। मैं एक सामान्य एग्जांपल बताता हूं कि एक कोई आर्मी का सैनिक है और वो युद्ध के समय वहां से भाग जाता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, या वहां पर कोई गुप्त सूचना है वो किसी और देश को अपने साझा कर देता है, तो यहाँ पर आईपीसी के तहत अपराध नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने विद्रोह किया है, देश के विरुद्ध विद्रोह किया है या उनके कोई रूल रेगुलेशन को तोड़ा है, तो वहां पर उन संबंधित सेना का एक्ट लागू होगा। दूसरा, धारा 5 में है स्पेशल लॉ, कोई विशेष विधि बना दी गई है किसी पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट पर, तो वहां पर आईपीसी लागू नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, SC एंड ST एक्ट बन गया है, तो वहां पर उस अधिनियम के तहत दोषी माना जाएगा। बालकों के लैंगिक अपराधों पर अलग अधिनियम बन गया है, तो उस अपराध अधिनियम के तहत दोषी होगा। NDPS एक्ट के तहत अलग अपराध बन गया है, तो वहाँ दोषी होगा। परीक्षा अधिनियम 1958 है, तो उसके लिए, यानी किसी पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट पर स्पेशल लॉज बन गया है, तो उस अपराध के तहत दोषी माना जाएगा। संबंधित विधि के तहत वहाँ आईपीसी लागू नहीं होगी। तीसरा इसका अपवाद आता है लोकल लॉज, स्थानीय विधि, यानी संबंधित कोई एक क्षेत्र है, पार्टिकुलर एक क्षेत्र पर कोई लोकल विधि लागू कर दी गई, उसमें यह प्रावधान है कि यह विधि ही लागू होगी, तो वहां पर आईपीसी लागू नहीं होगी। पार्टिकुलर कोई एक राज्य ने कानून बना दिया गया है, पार्टिकुलर एक क्षेत्र के लिए कानून बना दिया गया है, तो वहाँ आईपीसी लागू नहीं होती है। विशेष विधि को आईपीसी की धारा 41 में परिभाषित किया गया है। विशेष विधि वो है जो एक विशेष व्यक्तियों पर लागू होती है, विशेष वर्ग पर लागू होती है, विशेष समुदाय पर लागू होती है। और लोकल जो लॉ है उसको सेक्शन 42 में डिफाइन किया गया है, जो एक पार्टिकुलर एक क्षेत्र पर लागू होती है लोकेलिटी के आधार पर। तो धारा 5 ये कहती है कि विशेष विधि पर आईपीसी लागू नहीं होती है, स्थानीय विधि लोकल विधि पर नहीं होती है, और कोई सैनिक है या अफसर है, तीनों सेनाओं का कोई सैनिक है, उसके विद्रोह को दंडित करने के लिए कोई कानून बना हुआ है, तो वहाँ भी आईपीसी लागू नहीं होगी। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। आईपीसी के तहत क्षेत्राधिकार से आप क्या समझते हो, या आईपीसी का आंतरिक और बाह्य क्षेत्राधिकार क्या है, या आईपीसी कहाँ पर लागू होती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 3 पार्ट में अपने अध्ययन किया गया था। उम्मीद है कि आपके ये समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।